साथियों नमस्कार। हम जब राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चा करते हैं तो उन ऐतिहासिक स्रोतों में हमें अभिलेख नाम नजर आते हैं और ऐसे अभिलेखों और परिस्थिति में हमें राजस्थान के संदर्भ में एक नाम हमें ज्ञात होता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो आज की इस कक्षा में हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या है, उनसे हमें किन किन स्रोतों की किन किन ऐतिहासिक विषयों की हमें जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पढ़ने से पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। जब आप इतिहास विषय को पढ़ते हैं तो कई बार आपको ये नाम नजर आता है, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ताम्रपत्र लेख या फिर प्रशस्ति, ऐसे खूब सारे नाम आपको नजर आ जाते हैं। अगर हम अभिलेखों को समझ लेते हैं तो फिर हमें ये प्रशस्ति नाम भी समझ में आ जाएगा और शिलालेख वगैरह क्या होते हैं ये बात हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, किसी शिला, स्तंभ, गुफा, भवन, महल, मंदिर या ताम्रपत्र पर कोई लेख अंकित हो और वो लेख अगर हमें इतिहास की जानकारी देते हो या वो लेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो तो उसे हम अभिलेख कहते हैं। मान लीजिए कोई एक स्तंभ है और इस स्तंभ पर किसी भी भाषा में कोई लेख लिखा गया है और ये लेख हमें हमारे बीते हुए काल इतिहास की अगर महत्वपूर्ण जानकारी देती है तो वही लेख आपके अभिलेख कहलाते हैं। अगर ये लेख विद्यार्थियों किसी शिला पर लिखा गया है तो ये शिलालेख हो जाएगा, किसी खंभे यानी स्तंभ पर लिखा गया है तो फिर ये आपके स्तंभ लेख हो जाएगा। इसी प्रकार गुफा में लिखा गया है तो इसी अभिलेख को हम गुहा लेख बोलेंगे। अगर मान लीजिए ये किसी ताम्रपत्र पर लिखा गया है तो इसको हम फिर ताम्रपत्र लेख बोलेंगे। तो जो आप शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, ताम्रपत्र लेख सब नाम पढ़ते हैं, ये अभिलेखों के एक प्रकार से भाग होते हैं। अब ऐसे अभिलेख या शिलालेख, स्तंभ लेख जिसमें किसी शासक की प्रशंसा की गई हो तो वह अभिलेख फिर आपके प्रशस्ति कहलाएगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं विद्यार्थियों, आपने इतिहास के संबंध में एक नाम जरूर पढ़ा होगा, प्रयाग प्रशस्ति। जब आप समुद्रगुप्त का इतिहास पढ़ते हैं तो यह नाम बार बार आपके सामने आता है। तो आप इस बात को समझें कि जो प्रयाग एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, वहां पर एक स्तंभ लगा हुआ है। अब इस स्तंभ में लेख है और उस लेख से हमें राजा समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। लेकिन हरिसेन ने क्या किया है, संस्कृत भाषा में इसी आपके अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है, उसे आपके देवताओं के समकक्ष रखा है। इसी कारण इसी प्रशस्ति फिर आपके माफ कीजिए इसी कारण इसी अभिलेख को बाद में प्रशस्ति का नाम दे दिया जाता है। यह मूल रूप से प्रयाग स्तंभ लेख है, पर क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है इसीलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जिस अभिलेख में शासकों की प्रशंसा होती है उसी को प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये अध्ययन करने से पहले हम इसको आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की सामान्य जानकारी की हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो प्रशस्ति है ये 1460 में आपके उत्कीर्ण करवाई गई थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आप सब जानते हैं महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था और जो कीर्ति स्तंभ है उसी की शिलाओं पर महाराणा कुंभा के द्वारा इस प्रशस्ति की आपकी रचना करवाई है। इसकी भाषा आपके संस्कृत है। इसके जो प्रशस्तिकार हैं अर्थात जो इसके रचयिता हैं वो रचयिता कवि अत्रि तथा महेश भट्ट है। कवि अत्रि ने इसकी शुरुआत की थी, हालांकि उसे पूर्ण नहीं कर पाए, उससे पहले उनका देहांत हो गया था। बाद में कवि अत्रि के जो पुत्र थे महेश भट्ट, उन्होंने इस प्रशस्ति को पूर्ण करवाया था। तो प्रशस्तिकार और रचयिता में आपको दोनों नाम याद रखने, कवि अत्रि और महेश भट्ट। 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ की शिलाओं पर उत्कीर्ण है और संस्कृत भाषा में है। उत्कीर्ण करवाने वाला आपके महाराणा कुंभा है। अगर हम इसे प्रशस्ति से मिलने वाली जानकारी की बात करेंगे तो विद्यार्थियों देखिए, राजस्थान के जितने भी अभिलेख होते हैं, शिलालेख होते हैं, उसकी शुरुआत किसी न किसी देवता की स्तुति से होती है। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसकी शुरुआत जो 2 श्लोक हैं उन दोनों श्लोकों में हमें गणेश जी और शिव जी की स्तुति की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति में हमें बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक जितने भी इनके बीच में शासक हुए हैं उन सभी शासकों के बारे में या उनके संबंध में किसी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। अगर हम बप्पा रावल के ही संबंध में बात कर लें तो बप्पा रावल को इस प्रशस्ति में शिव भक्त कहा गया है और विपुल पराक्रमी भी कहा गया है। आप सब इस बात से परिचित हैं कि बप्पा रावल ने जो आपके हरित ऋषि के शिष्य थे और उनकी गायों को चराते थे और हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय से जुड़े हुए थे और जो पाशुपत संप्रदाय है एक प्रकार का जो आपके शैव पंथ है उसी से जुड़ा हुआ है। तो हमें यह बात यहाँ से पता लगी है कि बप्पा को शिव भक्त कहने वाली जो प्रशस्ति है वो आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। बप्पा रावल के बाद हम अगले शासक जो महत्वपूर्ण पढ़ते हैं वो है आपके हमीर। हमीर को इस प्रशस्ति में चेलावाड़ क्षेत्र जीतने का श्रेय आपके दिया गया है।
इस प्रशस्ति में हमें राणा खेता के संबंध में जानकारी मिलती है। राणा खेता को हम इतिहास में शेतर सिंह के नाम से भी जानते हैं। इस प्रशस्ति में यह कहा गया है कि इन्होंने अमीसा और रणमल को पराजित किया और मेदू को पराजित करके गया तीर्थ को उनसे मुक्त करवाया। तो राणा खेता के संबंध में भी हमें इस प्रशस्ति से जानकारी मिल जाती है। इस प्रशस्ति में हमें सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है वो राणा कुंभा की है। ये सामान्य सी बात है विद्यार्थियों, राणा कुंभा के समय ही इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया गया था, तो जाहिर है कि इनके बारे में ही इसमें सबसे अधिक हमें जानकारी मिलेगी। जो पहली जानकारी हमें मिलती है वो है इनके विजयों के संदर्भ में। राणा कुंभा के समय आपके जो मेवाड़ का क्षेत्र है, उस मेवाड़ के क्षेत्र पर मालवा के शासक और गुजरात के शासक निरंतर आक्रमण करते रहते थे। किस प्रकार आपके राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया है, इस बात का जिक्र हमें इस प्रशस्ति से मिल जाता है। अगर हम इस बात को मानचित्र समझने का प्रयास करेंगे तो विद्यार्थियों ये गुजरात का क्षेत्र है और गुजरात के क्षेत्र में इनके जो समकालीन शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन अहमद शाह और जो मालवा के शासक थे वे थे आपके महमूद खिलजी प्रथम। कुतुबुद्दीन अहमद शाह और महमूद खिलजी प्रथम ने 1456 में एक संधि की थी। उस संधि को हम इतिहास में चंपानेर की संधि के नाम से जानते हैं और इस संधि के सहायता से ही, इस संधि के बाद में ही दोनों की जो सम्मिलित सेना है उन्होंने आपके मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं को भी राणा कुंभा ने पराजित कर दिया और राणा कुंभा की इस विजय की जानकारी हमें इस प्रशस्ति से मिलती है। तो ये प्रशस्ति राणा कुंभा को मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेना को पराजित करने का आपको श्रेय देती है। इसी प्रशस्ति में हमें जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा की सपाद लक्ष्य अर्थात सांबर, नराणा, आबू, वसंतपुर, ये वसंतपुर सिरोही में है, जीतने का उल्लेख करती है। आबू विजय के संदर्भ में यहाँ पर कुछ बातें नजर आती है। इस प्रशस्ति में कहा गया है कि आबू में लगाए गए कर समाप्त कर दिए। राणा कुंभा ने अपनी विजय से पूर्व आबू में जितने भी प्रकार के टैक्स या लगान वसूल किए जा रहे थे उनको समाप्त कर दिया। आबू सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक अश्वारोही सेना स्थापित की। इस बात को ऐसे समझे विद्यार्थियों आप, जैसे जो ये वाला क्षेत्र है आपके आबू वाला भाग, यहाँ पर निरंतर आपके गुजरात के शासक उनकी सेनाओं के आक्रमण होते रहते थे। तो इस सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों में रोकने, उन्हें आपके राजपुताना में आगे नहीं बढ़ने देने के इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने इसी आबू के किले में एक अपनी सबसे विश्वसनीय अश्वसेना जो अश्व सेना है वो स्थापित की, ताकि जो गुजरात से आने वाली सेना है वो आपके इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए, जो मेवाड़ का क्षेत्र है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाए। तो जो आपके गुजरात की सेना है उनसे रक्षा करने के लिए, उनसे मेवाड़ को सुरक्षित रखने के लिए इसी आबू क्षेत्र में जो एक अश्व सेना स्थापित की है वो आपके राणा कुंभा ने की है और इस बात की जानकारी हमें इसे प्रशस्ति से मिलती है। राणा कुंभा ने मंडोर से हनुमान जी की मूर्ति लाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थापित की और इस बात का भी जिक्र हमें इस प्रशस्ति में मिल जाता है। इस प्रशस्ति में हमें महाराणा कुंभा की कई उपाधियां नजर आती है। जब आप कुंभलगढ़ प्रशस्ति पढ़ते हैं, उस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमें महाराणा कुंभा की कई सारी उपाधियां देखने को नजर आती है, लेकिन कुछ उपाधि हमें कीर्ति स्तंभ में भी हमें नजर आ जाती है, जैसे दान गुरु, राजगुरु, सेल गुरु। दान गुरु से मतलब हो गया ये अपने समय के महादानी थे, इसलिए उनको दान गुरु उपाधि दी गई है। इसी प्रकार राजगुरु का मतलब हो गया ये राजाओं को शिक्षा देते थे, या हम कह सकते हैं राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं उनमें निपुण थे। किस प्रकार से अपने शत्रुओं को मैत्री भाव से पराजित करना है, उनसे मित्रता करनी है, कैसे उनको युद्ध में परास्त करना है, जैसे जो राजनीतिक सिद्धांत होते थे उनमें निपुण थे, इसलिए उनको राजगुरु कहा गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र के जो दुर्ग है उनके स्वामी थे, इसलिए उनको आपके सेल गुरु कहा गया है। तो जो दान गुरु, राजगुरु और सेल गुरु ये उपाधि हमें इस प्रशस्ति में नजर आती है। कुंभा के द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की भी जानकारी हमें इस प्रशस्ति मिल जाती है। जैसे विद्यार्थियों, एक आपके जयदेव का ग्रंथ था गीत गोविंद, और जयदेव के ग्रंथ जो गीत गोविंद है, इस गीत गोविंद पर टीका लिखने का काम आपके कुंभा ने की है और वो टीका आपके रसिक प्रिय नाम से लिखी गई है। अब ये टीका क्या होती है विद्यार्थियों, तो आप इसको समझिए, जैसे कोई आपके मूल ग्रंथ होता है, इसी मूल ग्रंथ को फिर आपके वापिस से इसकी व्याख्या करते हुए फिर से लिखना, वो आपकी टीका कहलाती है। जैसे कोई मूल ग्रंथ हो गया, इस मूल ग्रंथ के भावार्थ को समझाने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए इसी मूल ग्रंथ पर आपके दूसरा ग्रंथ लिखा जाता है, तो उस दूसरे ग्रंथ को आपके टीका कहा जाता है। जो कवि बाण भट्ट है जिन्होंने चंडी शतक नामक ग्रंथ लिखा है, और चंडी शतक नामक ग्रंथ पर भी महाराणा कुंभा ने टीका लिखने का प्रयास किया है, और ये बात भी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से पता चल जाती है। संगीत पर उन्होंने संगीत राज नामक ग्रंथ भी लिखा है।
कुंभा के द्वारा जो निर्मित मंदिर हैं, मार्ग हैं, जलाशय हैं, उनका उल्लेख भी इस प्रशस्ति में हुआ है। महाराणा कुंभा ने जो विष्णु श्याम मंदिर बनवाया है, या हम कह सकते हैं जो श्याम विष्णु मंदिर बनवाया है, उसकी तुलना इस प्रशस्ति में कैलाश पर्वत और सुमेरु पर्वत से की है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर ऐसी बातें किसी गाइड में नजर नहीं आती, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो श्याम विष्णु मंदिर जो आपके कुंभा जी ने बनवाया है, जिनको हम कुंभ श्याम विष्णु मंदिर भी कहते हैं, और उनकी तुलना कैलाश पर्वत और सुमेरु पर्वत से जिस प्रशस्ति में की गई है, वो प्रशस्ति आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति से हमें कई और जानकारी मिलती है, जैसे जो डीडवाना झील है, उस डीडवाना झील में जो नमक की खान है, वहां से कर लेने की जानकारी भी मिल जाती है कुंभा के काल में। और एकलिंग मंदिर के पूर्व दिशा में जो चित्तौड़गढ़ में है, इस पूर्व दिशा में कुंभा ने कुंभ मंडप भी बनवाया है। तो जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विद्यार्थियों दो प्रकार के कर की जानकारी देती है। एक तो जब उन्होंने आबू क्षेत्र जीता था, तो आबू क्षेत्र उन्होंने अपने से पहले लगाए कि जितने भी कर हैं वो सारे समाप्त कर दिए थे। और दूसरा जो डीडवाना झील है, वहां के जो नमक की जो खान होती है, वहां से टैक्स लेने की जानकारी भी हमें इस प्रशस्ति से मिल जाती है। अब हम इस प्रशस्ति से जुड़ा एक आपके प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे विद्यार्थियों यहाँ देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। आपको 4 कथन दिए गए हैं और उन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है उसका आपको चुनाव करना है। पहला कथन है 1460 की प्रशस्ति जिसके रचयिता कवि अत्रि और महेश थे। बिल्कुल सही है, यह प्रशस्ति सन 1460 की है और जो इसके रचयिता हैं, जो इसके प्रशस्तिकार हैं, वो कवि अत्रि और महेश भट्ट थे। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को शिव भक्त कहा गया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। बप्पा रावल जो आपके हरित ऋषि के आपके शिष्य थे और जो पाशुपत संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इस प्रकार बप्पा को शिव भक्त कहने वाली प्रशस्ति भी यही है। 15वीं सदी की जो राजस्थान की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति को समझने तो उपयोगी है। 15वीं शताब्दी का मतलब हो गया सन 1400 से लेकर आपके 1499। अगर आप इनको कालक्रम को देखेंगे तो महाराणा कुंभा इसी कालक्रम में आपके शासक हुए थे। तो महाराणा कुंभा की जो समय की राजनीति है, उनसे पहले की राजनीति है, उस समय के जो धार्मिक विचार हैं, जो धार्मिक संस्थाएं बनी हैं, उस समय की जो सामाजिक आपके हम विशेषताएं हैं, वो सारी आपकी बातें इस प्रशस्ति में नजर आती है। तो ये कथन भी सही हो गया। कुंभाकालीन मंदिरों की जानकारी मिलती है, ये बात भी सही है। और कुंभा के जो कुंभ श्याम विष्णु मंदिर है, उसकी तुलना तो आपके सुमेरु पर्वत और कैलाश पर्वत से कर दी गई है, ये बात इस प्रशस्ति में लिखी गई है। तो ये चारों कथन सही है, तो जो ऑप्शन 3 है वो आपके राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। इसके सामान्य परिचय की बात कर ली है, इसमें किन किन शासकों की जानकारी मिलती है वो बात कर ली है, कौन कौन सी जानकारी मिलती है और किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रशस्ति से बन सकता है वो भी हमने देख लिया है। अब अगले आपके कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।